अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नॉलेज विद अरसलान मुख्शामदी। दोस्तों, ये वाक़या 3 जुलाई 1857 का है। लखनऊ के कैसर बाग महल के बाग में एक बड़ा जुलूस चांदी वाली बारादरी की तरफ बढ़ रहा था। इस जुलूस में एक 14 साल दुबला पतला स्याह चमड़ी वाला लड़का चल रहा था। इस लड़के का नाम बरजैस कदर था। वो ओध के नवाब वाजिद अली शाह के बेटे थे, जिन्हें 1 साल कबल जिला वतन कर दिया गया था। इनकी वालदा बेगम हजरत महल इन खवातीन में शामिल थीं जिन्हें वाजिद अली शाह ने लखनऊ छोड़ने से पहले तलाक दे दी। इस जुलूस का मकसद 14 साल बरजैस कदर को ओध का नया नवाब करार देना था। लखनऊ के चीफ कमिश्नर सर हेनरी लॉरेंस ने तमाम बरतानवी खवातीन और बच्चों को रहायशगाह में मुंतकिल होने का हुक्म दिया। 30 जून को लॉरेंस को मालूम हुआ कि तकरीबन 5000 बागी फौजी शहर की तरफ बढ़ रहे हैं। लॉरेंस ने उजलत में तकरीबन 600 फौजियों को इनका सामना करने के लिए इकट्ठा किया। लखनऊ से 6 मील दूर चिनौट के मुकाम पर दोनों फौजियों के दरमियान झड़प हुई, जिसमें अंग्रेज सिपाहियों को बुरी तरह शिकस्त हुई। इसके बाद बागियों ने लखनऊ का मुकम्मल मुहासरा कर लिया। 3 दिन बाद बरजैस कदर को ओध के तख्त पर बिठाया गया। चूँकि वो इस वक्त बालिग नहीं थे, इसलिए इंतजामिया की सारी जिम्मेदारी इनकी वालदा बेगम हजरत महल पर आ गई। रोदरंगशु मुखर्जी अपनी किताब ए बेगम एंड दी रानी हजरत महल और लक्ष्मीबाई इन 1857 में लिखते हैं कि इसका मतलब ये है कि जब वाजिद अली शाह को अंग्रेज़ों ने लखनऊ से निकाल कर कोलकाता भेज दिया था तो इनके साथ हजरत महल नहीं थी। वो अब बेगम नहीं रही, लेकिन जब इनका बेटा नवाब और मुगल बादशाह का गवर्नर बना तो इन्हें खुद ब खुद बारा बेगम का खिताब मिल गया। वो ना सिर्फ बागियों की बल्कि आम लोगों की भी रहनुमा बन गई। जैसे ही अंग्रेज सिपाहियों की शिकस्त की खबर चिनौट में फैली, बागी सिपाही लखनऊ पहुंचने लगे। अगले 8 माह यानी मार्च 1858 तक हजरत महल ने लखनऊ में बागियों की क़ियादत की। इस दौरान 37 एकड़ पर मुश्तमिल रेजिडेंस 3 माह तक मुहासरे में रही, जिसमें 3000 बरतानवी बच्चे, फौजी, शहरी, हिंदुस्तानी फौजी, इनके आमी और नौकर मौजूद थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक रेजिडेंसी को तकरीबन 35,000 बागियों ने घेर लिया था। रोज़ बरोज़ इनकी तादाद बढ़ती जा रही थी। जुलाई 1857 के अवाइल में एक दिन हेनरी लॉरेंस तमाम अड्डों का मुआयना करने के बाद अपने कमरे में वापस आया। इससे एक दिन पहले इसके कमरे में छोटी तोप का गोला फटा था। लॉरेंस को कोई चोट नहीं आई थी। रोदरंगशु मुखर्जी अपनी किताब डेड लाइन 1857 रिवोल्ट अगेंस्ट द राज में लिखती हैं कि लॉरेंस के अमले ने इन्हें दूसरे कमरे में जाने का मशवरा दिया, जो रेजिडेंसी के अंदर की तरफ था। लॉरेंस ने फैसला किया कि वो अगले दिन अपना कमरा बदल लेगा। इसका ख्याल था कि ऐसा कोई शूटर नहीं होगा जो एक ही जगह को दोबारा मारने का सोचे, लेकिन हकीकत में यही हुआ। जब लॉरेंस एक खत लिख रहा था, इसी जगह एक और गोला इसके कमरे में आकर फट गया। हेनरी लॉरेंस बुरी तरह जख्मी हुआ। इसे इतनी शदीद चोटें आई थी कि वो जानबर ना हो सका और 4 जुलाई को इसकी मौत हो गई। इसे रेजिडेंसी में खामोशी से सुपुर्द खाक कर दिया गया और अगले चंद दिनों तक किसी को इसकी मौत की खबर नहीं होने दी। लखनऊ रेजिडेंसी में फंसे लोगों की मदद के लिए कानपुर से भेजे गए हेनरी एवलाक और जेम्स आउटराम के दोस्तों को आम जातियों की जानिब से शदीद मुज़ाहमत का सामना था। लड़ाई के अलावा लखनऊ की सड़कों पर जश्न का माहौल था। लोग एक दूसरे को हलवा पूड़ी और मिठाइयाँ बांट रहे थे। बेगम हजरत महल लखनऊ को मजबूत करने की कोशिश कर रही थी ताकि अंग्रेज़ों की वापसी को हर मुमकिन हद तक मुश्किल बनाया जा सके। लखनऊ के दिफा को मजबूत बनाने के लिए तकरीबन 15,000 कारकुनान लगाए गए थे। कैसर बाग के चारों तरफ एक गहरी खंदक खोदी गई ताकि गोमती नदी का पानी वहां लाया जा सके। दिसंबर 1857 तक हवा का रुख मुकम्मल तौर पर तब्दील होना शुरू हो गया था। वाराणसी में कर्नल जेम्स नेल ने बगावत में मुलव्वस लोगों को आम के दरख्तों पर लटका कर पूरे इलाके में खौफ व रास फैला दिया। इलाहाबाद शहर को आग लगा दी गई और लोगों को गोलियों से उड़ाया जा रहा था। हीरा मुफ्ती अपनी किताब हीरोइंस पावरफुल इंडियन वीमेन हिस्ट्री में लिखती हैं कि बेगम और इनके सिपाहियों के लिए सबसे ज़्यादा परेशानी की बात जेम्स आउटराम और इनके सिपाहियों की आलम बाग महल में मुसलसल मौजूदगी थी। बेगम के सिपाहियों ने आलम बाग महल पर 9 बार हमला किया, लेकिन वो अंग्रेज़ों को वहाँ से भगाने या कानपुर से इनकी सप्लाई लाइन मुनक़ता करने में नाकाम रहे। बेगम हजरत महल भी अपने हाथी पर बैठकर ऐसे ही एक हमले में शामिल हुई थी। सन 1856 में जब अंग्रेज़ों ने ओध को अपनी रियासत में जम कर लिया था तो इन्हें एक गोली भी नहीं चलानी पड़ी थी, लेकिन 1858 में इन्हें लखनऊ पर दोबारा कब्जा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी थी। जब बागियों को जंग में शिकस्त हुई तो हजरत महल को मजबूर किया गया कि वह इन्हें लखनऊ में दाखिल होने दें। जनवरी 1858 तक बागियों में 2 गिरोह थे। ओध के सिपाही बेगम हजरत महल और बरजैसी कदर की हिमायत कर रहे थे, जबकि दूसरे शहरों और दिल्ली के सिपाही मौलवी अहमदुल्ला शाह का साथ दे रहे थे। अचानक खबर आई कि नेपाल के जंग बहादुर राणा के खौफनाक गोरखा सिपाही अंग्रेज़ों की मदद के लिए लखनऊ पहुंच रहे हैं। रोदरंगशु मुखर्जी लिखते हैं कि बेगम को मालूम हुआ कि अंग्रेज़ों ने जंग बहादुर को गोरखा सिपाहियों के बदले गोरखपुर शहर और लखनऊ की लूट से हासिल होने वाली रकम का कुछ हिस्सा देने की पेशकश की थी। इसको तोड़ने के लिए बेगम हजरत महल ने जंग बहादुर को एक और पेशकश की।
इन्होंने इससे वादा किया कि अगर इन्होंने अंग्रेज़ों की मदद नहीं की तो वो गोरखपुर के अलावा आजमगढ़, आरा और वाराणसी इनके हवाले कर देंगी। लेकिन बेगम के हाजरीन जो कलंदरी फ़कीर के भेष में भेजे गए थे, रास्ते में अंग्रेज़ों के हाथों पकड़े गए और मारे गए। नतीजा ये हुआ कि गोरखा सिपाही अंग्रेज़ों की हिमायत में लखनऊ की तरफ बढ़ते रहे। अंग्रेज़ों के कैसर बाग महल में दाखिल होने से पहले हज़रत महल फरार हो गई थी। फरवरी 1858 में बेगम को अपने एक ताल्लुकदार मान सिंह की गद्दारी का भी सामना करना पड़ा। इस दौरान कैम्पबेल की क़यादत में तकरीबन 60,000 बरतानवी फ़ौजी लखनऊ की तरफ बढ़े। इनमें से 40,000 फ़ौजी यूरोप से लड़ने के लिए हिंदुस्तान पहुंच चुके थे। आखिरकार अंग्रेज़ों ने कैसर बाग पर कब्जा कर लिया। बागियों ने इसकी हिफाजत के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी। इन्होंने लखनऊ के बाहर मूसा बाग में अंग्रेज़ों के खिलाफ दूसरा महाज खोला। बेगम हज़रत महल ने अंग्रेज़ों के खिलाफ आखिरी जंग 21 मार्च 1858 को मौलवी अहमदुल्ला के साथ मूसा बाग में लड़ी, लेकिन इस जंग में अंग्रेज़ इन पर गालिब आ गए। इसके साथ ही तमाम बागी मुंतशिर हो गए। मौलवी अहमदुल्ला शाह रोहिल खंड की तरफ चले गए, जहाँ इन्होंने अंग्रेज़ों को गुरीला जंग में मसरूफ़ रखा। लेकिन फिर इसके अपने ही साथियों में से एक ने इसे धोखा दिया और इसका सर कलम कर दिया। बेगम हज़रत महल शिकस्त के बाद नेपाल में चली गई और आखिरी सांस तक वहाँ रही। बेगम हज़रत महल 1889 तक जिंदा रहीं। इनका इंतकाल नेपाल में हुआ और वहीं दफन हुई। लेकिन अंग्रेज़ों से बराबर का मुकाबला करने वाले इस खतून को तारीख में वो मुकाम नहीं मिला जिसकी शायद वह हकदार थी। बेगम के बेटे बरजैस कदर को मलका विक्टोरिया के तख्त पर फायर होने के 50 साल मुकम्मल होने के मौका पर माफ़ कर दिया गया। वो हिंदुस्तान वापस आए और कोलकाता में रहने लगे, जहाँ इनका इंतकाल 14 अगस्त 1893 को हुआ।